अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2 साल पहले कनाडा में एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को नामालूम कातिल गोली मारता है। तहकीकात शुरू होती हैं, शवाहिद और सबूत इकट्ठे करते करते लगभग 3 महीने तो लग जाते हैं। फिर सितंबर 2023 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये ऐलान करते हैं कि नजर के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बेहतरीन खुफिया एजेंसीज अपनी तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। महीनों पता लगाते हैं कि सिर्फ हरदीप सिंह नजर ही नहीं बल्कि भारत इससे पहले भी कई अलहदगी पसंद सिखों को कत्ल कर चुका है। यानी जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में कोई कार्रवाई करता है तो उसके फुटप्रिंट्स ढूंढना खासा मुश्किल काम होता है, वक्त लगता है। लेकिन पहलगाम वाक़े के 5 ही मिनट के बाद मोदी सरकार और भारतीय मीडिया पाकिस्तान और उसकी बेहतरीन खुफिया एजेंसी पर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाते, उन्हें तो मुजरिम बना देते हैं। लेकिन अब इंडिया के अंदर बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी ही लाजवाब है, इतनी ही फास्ट है, तो वाक़े से पहले ये इंटेलिजेंस कहाँ थी? मोदी सरकार के बेबुनियाद इल्ज़ामात और जंगी जुनून की वजह से आज पाकिस्तान और इंडिया एक नई जंग के दहाने पर खड़े हैं। मुमकिन फ़ौजी तसादुम से पहले दोनों ममालिक में सख्त बयानात तो पिछले कई रोज़ से जारी हैं, जिसमें अभी तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी एक्सेप्टेंस मिल रही है। दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को मान रही है, सुन रही है, जबकि मोदी सरकार को एक और जंग का सामना है। एक जंग से पहले, पाकिस्तान से लड़ने से पहले इंडिया में ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जिसका जवाब देना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। जिन वोटों और मकबूलियत के लालच में मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया, वो इस बार बुरी तरह से फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। इंडियन रियासत बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार का एक और पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की परेशानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर से उठने वाली जो मुखालिफत है, आवाज़ें हैं, जो मुखालिफ आवाज़ें हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए। ये पहला मौका है कि बीजेपी के बयानिए को इंडिया के अंदर से ही चैलेंज किया जा रहा है, वरना इससे पहले होता क्या था कि हाथी के पाँव में सबका पाँव होता था। इससे पहले जब भी बीजेपी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बेची, वो बिकी, उसे ख़रीदना मोदी सरकार के सियासी मुखालिफिन की भी मजबूरी होता था। नरेंद्र मोदी जो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का ढोल पीटता था, पाकिस्तान को विलन बनाकर इलेक्शन जीतता था, लेकिन आज खुद एक जंग में उलझ चुका है। इंडिया के अंदर सवालात उठ रहे हैं कि क्या पहलगाम हमला वाकई दहशतगर्दी का वाक़या था, इसके पीछे पाकिस्तान था, या फिर ये बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इलेक्शन जीतने के लिए लाशें गिराई जाएंगी, कब तक पाकिस्तान दुश्मनी को वोट के लिए बेचा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इन सवालात के साथ मोदी सरकार के माजी में पुलवामा, उड़ी में किए गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर भी फिर से सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह इंडिया में मोदी के बयानियों को रद्द किया गया है, इसी तरह पहली बार दुनिया ने भी भारत के इल्ज़ामात को बग़ैर सबूतों के मानने से इनकार कर दिया है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, हर इदारा ये कह रहा है कि सबूत फराहम करे। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर बरवक्त शफाफ तहकीकात का मुतालबा करके बयानिए की जंग जीत ली है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी को दावत दी है कि आएँ, देखें, फैसला करें। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के बाद मोदी सरकार के लिए ये सूरत हाल एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है, जबकि तीसरी तरफ आलमी सतह पर साफ साफ बयानिए की शिकस्त है मोदी को। ऐसे में अमरीकी नायब सदर JD वैंस, वो कहीं ना कहीं उनके बयानिए से ये लग रहा है, उनकी स्टेटमेंट से लग रहा है कि भारत को फेस सेविंग मिलनी चाहिए। वो एक कोशिश है, उनके बयानात से लग रहा है कि भारत को फेस सेविंग मिले, भारत कुछ ऐसा ना करे कि बहुत बड़ा कोई पंगा हो जाए या बहुत बड़ा कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। तो ये भी एक हमें अमेरिका के अंदर जो एक अलग स्टेटमेंट नज़र आती है। मैं बात करूँगी कि क्या अभी भी जंग के
खदशात मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। क्या अभी भी जंग का ख़तरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज़ हो रही है? देखिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी और इनका जो चार का अखंड भारत का टोल है, इन्होंने पूरे भारत में एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया। इनके जो मीडिया ने, इनके बीजेपी के जो गुंडे हैं, उन्होंने जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी प्रूफ। आपके सामने जब इंटेलिजेंस लीक्स आई हैं तो इनका तो मुंह काला उसी वक्त हो गया और टोटली एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने उस इंटेलिजेंस चीफ को भी, जनरल राणा को सैक करके उसको काला पानी भेज दिया। और उससे पहले आपको याद होगा कि नॉर्दर्न कमांडर जो हैं, जिसमें 15-16 कोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कोर हैं इंडियन, उनके कमांडर को सैक कर दिया। उसने कहा जी ये गलत है और मैं सारा पोल खोलूंगा अगर मुझे तंग करेंगे। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको सैक कर दिया। उसने कहा जी हमारे राफेल तो आगे हैं $9 बिलियन के और ये 26, लेकिन अभी हमारे पायलट्स ट्रेन नहीं है चलाने के लिए। हाँ, ये अभी इनका मुकाबला पाकिस्तान का नहीं कर सकते, उस पर उसको सैक कर दिया। तो जब ये हाल हो, डिस्पाइट द फैक्ट वो अभी भी सेफ, वो अपना चाह रहे किसी तरीके से मेरी ये बेइज्जती हो जाए और मैं कोई छोटा सा ऑपरेशन कर दूँ। अमेरिका ने भी उनको स्पेस दी है, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आपने ये स्पेस अमेरिका इंडिया को देनी है तो पाकिस्तान को भी देना। कहेंगे पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल हम मना करते हैं, ये सब आपका कसूर नहीं है और इंडियन आर एट फॉल्ट। पूरा आइसोलेट हो गया। इनका जो था ना झूठ का जहाज़, वो बिल्कुल समुद्र की तह में डूबने वाला हो गया। डिस्पाइट इस दफ़ा अमेरिका की तरफ से वो हल्लाशेरी मिली नहीं, एक्चुअली नहीं मिली, और पाकिस्तान को चाइना की फुल सपोर्ट मिली है। टू एन एक्सटेंड के चाइनीज आर ग्रेट पीपल, जितनी हम उनकी इज्जत करें। उन्होंने हमें वो मिसाइल दिए हैं जो हमारे JF-17 और ब्लॉक 3 में लगते हैं। 300 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज में फायर करेंगे और इंडिया के जहाज ये राफेल उड़ेंगे, ये उसकी रेंज में होगी, इसलिए उड़ा ही नहीं रहे। उन्होंने छुपा के अपने नीचे हैंगर्स में बंद कर दिए हैं। हाँ। इसलिए भी एयर सिक्योरिटी ये कुछ नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे, हमने बड़ी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया न्यूक्लियर स्टेट, बट अगर करेंगे, एक करेंगे हम 2 को मारेंगे, ये 2 करेंगे हम 4। इस दफ़ा दुनिया का रवैया हमें डिफरेंट नज़र आया है। वो चाहे अमेरिका है, रशिया भी है, दुनिया सबूत मांग रही है। ब्लूमबर्ग पढ़ लें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें और इदारे देख लें, वो कह रहे हैं भारत सबूत फराहम करे। तो भारत का चेहरा आप समझते हैं खुलकर दुनिया ने देख लिया है, दुनिया को अदराक हो गया है। वो मैंने जैसे जिक्र किया सिखों की, हमने वो एक एपिसोड चलती है माजी में, उनको मारना, कत्ल करना, और फिर बाद में पता चलना इन्वेस्टिगेशन के बाद भी रॉय मुलविस है। तो दुनिया जान गई है। देखें, जान गई है, यही तो बात है। ये ग्लोबल टेररिस्ट बन गए हैं। हाँ। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, बलोचिस्तान BLA BLF को कर रहे हैं। फिर FATF में तो इनको डालना चाहिए, दुनिया को FATF में डालना चाहिए, इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। हाँ। ये इतना खतरनाक इंसान है, ये जो ये समझता अभी भी गुजरात के रेलवे स्टेशन में ये चाय बेच रहा है। हाँ। इसका होराइजन मेंटल लेवल रेज ही नहीं हुआ इसका, और ये पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी में ये आगे निकल चुका है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त इनकी पब्लिक 100% दिनों ही झूठा है। इसकी चोर की चोरी पकड़ी गई है। इसके और मीडिया सारा बिकावा लगता है, मीडिया लिखा हुआ है, लेकिन अवाम जो लवाहिकीन हैं, कश्मीरी ऑपोजिशन लीडर, जनरल लोग पढ़े लिखे, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट इट। ये जो कहता था ना अब की बार 400 पार, हाँ। ये तो भाई ये अपनी नॉर्मल को मेजोरिटी भी ले सके, ये कोalition गवर्नमेंट में गया है, इसलिए तो बिहार के तो क्या ये जो स्टंट इसने खेला है मोदी सरकार ने, बीजेपी ने, ये बिहार के इलेक्शन में चलेगा? बिल्कुल अब नहीं चलेगा, फेल हो गया। और इसी तरह देखें, जो प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ ऑफ इंडिया आर्मी साहब अपने पुलवामा में 45 सोल्जर्स मरवा सकता है, हाँ। मुझे बताएं वो कौन सा कमांडर है या वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर? इनको जूते मारने चाहिए और वहाँ मारेगी। आपको मैं बता रहा हूँ, ये इनको इस दफ़ा समझ नहीं आएगी। ये पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान इनकी दुर्घट लगा देगा, और अगर ये करता है, नहीं करता तो इसकी अवाम इसको मारेंगे। इसलिए पूरी तरह वो अभिनंदन की एक अमन की वापसी को जिस तरीके से भिजवाया, वो मजबूरी तो नहीं समझ लिया भारत ने? हमने वी आर पीस लविंग पीपल, हम ये कहते हैं वी शुड हैव अ पीसफुल नेबर्स, बट डोंट टेक आवर पीस एफर्ट एज अ वीकनेस। वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद यू। अब्दाली आपके सामने प्रैक्टिस किया,
एक एक इंच एरिया मिसाइल से इनका कवर्ड है। हमारे साथ अगर ये एक मिसाइल फायर करेंगे, हम 10 करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आ जाएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, ना उनको फैंटास्टिक चाय पिलाएंगे, उनको हम कुछ और पिलाएंगे ताकि वो नशे में पीछे 50 साल और ये बैठे रहेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, चीफ ऑफ मिनिस्टर नासिम नज़ीर बड़े क्लियर है और पूरी कौम साथ खड़ी है। देयर इज नो डाउट, इसमें हमें सबको अगेन यूनाइट कर दिया पॉलिटिकल। कल जो एक मिसाइल तजुर्बा हुआ वो एक वाज़े पैगाम था, समझ गया भारत, यही जेस्चर था कि गलती ना करना, गलती ना करना। हमने कहा ना कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, ये हैशटैग चल रहा है। और सेकंड उसके साथ जो हमने टिल्ला में एक्सरसाइज किया, उसमें एयरफोर्स, उसमें एविएशन, उस पर हमारी आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटेड, रीहैश किया, अज़्म दिखाया। जो हमारे टॉप नारे लगा रहे थे, इससे पता चलता है हमारे मोरल का कितना हाई है और दे हाउ मच दे ट्रस्ट चीफ ऑफ मिनिस्टर नासिम नज़ीर, जिस तरीके से उनको देख के लोगों ने नारे लगाए। बीजेपी सरकार दिमाग से फारिग लगती है। आप देखिए दूसरी जंग अजीम की हिस्ट्री आप पढ़ लें, हिरोशिमा, नागासाकी, वहाँ तब के असरात आज तक वहाँ की जो आवाम है, लोग हैं, बेचारे भुगत रहे हैं। तो जब दोनों तरफ ये अदराक है कि भरपूर टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े मिसाइल हैं, इंडिया के पास भी हैं, पाकिस्तान में उससे बढ़कर हैं, तो ये अदराक नहीं है, करना नहीं चाहते, या सिर्फ एक भोंडा, एक प्रोपेगेंडा है, साजिश है, जुर्रत नहीं करेगा आपको लगता है भारत? वो सिर्फ अपना इलेक्शन, अपनी पार्टी, अपनी पावर, ये पाकिस्तान इंडिया से कोई मोहब्बत नहीं है। ये अखंड भारत को लेके चलें, जैसे इजराइल कर रहे हैं वहाँ पैलेस्टीन के साथ, ये आप कश्मीरों के साथ भी करना चाहते हैं। ये भूल गएंगे एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, न्यूक्लियर स्टेट, बैटर्ड आर्मी आपके सामने है, वर्सेस अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, सिर्फ वो आर्मी जो नहते कश्मीरी औरतों बच्चों को मार सकती है। इजराइल ने जो फ़लस्तीन में किया, वहाँ एक दुनिया की सपोर्ट थी इजराइल को, वो एक पूरी एक लॉबी है, जूइश लॉबी है, अमेरिका की सपोर्ट है, वेस्ट की सपोर्ट है। क्या वो वैसी सपोर्ट लेना चाहता था जो मुंह की खानी पड़ी है भारत को? वो सपोर्ट तो नहीं मिली। हर दफ़ा मैं यही करूँगा जी, जैसे पुलवामा में गया था, अभी करूँगा। पाकिस्तान ने यहाँ तक किया है कि आज जहाँ जहाँ नाम लिए हमारी जगहों पे, फलां जगह पर टेररिस्ट हैं, वो आप आज या कल मेरे ख्याल लेके जा रहे हैं तमाम जर्नलिस्ट को, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाए ना। अगर इसमें इतनी भी गैरत है ना, ये जाए और वहाँ पे पहलगाम में लेके जाए इंटरनेशनल मीडिया को, जो ऑब्जर्वर को, और दिखाई जगह, देन इसका और खुलेगा, इसका मुंह काला हो। और 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे इन्होंने ये ज़ूम कर लिया, ये इनको पता चल गया, इतनी अच्छी इनकी इंटेलिजेंस है, तो पहले पता चलना चाहिए था ना कि हमला होने वाला है। सो रहे थे सारे। जब आप में अक्ल ना हो, अनप्रोफेशनल हो, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ समझ ना होना, से ड्रामा करना आता हो, आपकी कैपेबिलिटी हो, चाहे भी गुजरात के रेलवे स्टेशन पे, तो यही होगा। ईरान चाइना ऐसे सिचुएशन में डिफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल आ रहे हैं। चाइना ने बड़ी क्लियर बात की है। ईरान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दे शोड दे सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान। आपके सामने ये टर्की का आज जहाज आया है, दिस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, दे शो सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान। ये किसने एक ने कुछ सपोर्ट किया मुझे बताए? कोई भी नहीं है, ये आइसोलेट हो गया है। इसको दुनिया ने अब समझ लेकिन जेडी वैंस चाह रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं फेस सेविंग मिल जाए, कहीं ना कहीं दुनिया ये चाहती है कि फेस सेविंग तो मिले। तो फेस सेविंग कैसे दुनिया दिलवाना चाहती है? कोई हल्का फुल्का कोई एडवेंचर हो, करेगा भारत फेस सेविंग के लिए? यही वो चाहते हैं ना कि कश्मीर में कहेंगे, वो देखें जी हमने ये बालाकोट के एरिए के नज़दीक कहीं और हमने ये ट्रेनिंग कैंप था, 300 टेररिस्ट थे, हमने ये मकान गिरा दिए, उनके कैंप खराब कर दिए। जिस वक्त ये कहेंगे, नेक्स्ट डे हमारा DGI पे सबको ले जाएगा वहाँ पर दिखाने के लिए इनका मुँह, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक ऐसे वक्त में
जब आलमी मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि भारत के पास पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं, ऐसे में अमरीकी नायब सदर JD Vance जो हैं वो जब ये वाक़या हुआ पहलगाम का तो उस वक्त भारत में मौजूद थे। पहलगाम दहशतगर्दी को बग़ैर मंतक पाकिस्तान से जोड़ने का जो बयान है वो ऐसे दे बैठे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया ऐसा रद्दअमल दे कि वसी तर इलाके तनाज़े का बाइस ना बने। वो ये मशवरा दे रहे हैं कि वो जिस हद तक इस दहशतगर्द हमले का ज़िम्मेदार है या जो इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया, वो कुछ ऐसा ना करे कि इलाके में एक जो है वो तनाज़ा खड़ा हो जाए, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया ऐसा रद्दअमल दे, ऐसा रिएक्शन दे कि उसका जो एक मकसद है वो भी पूरा हो जाए, पाकिस्तान बदनाम भी हो जाए। दहशतगर्दी का या दहशतगर्द कार्रवाइयों का जो इल्ज़ाम या जो झूठा प्रोपेगेंडा हमेशा भारत ने रचाया है और वो उसमें भी कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके जो बयानात हैं उनमें एक ठहराव और वो एक अलग पॉलिसी नज़र आती है। तो ये क्या है सारा मामला, और दूसरा क्या ये वाकई इस वक्त की ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए ताकि सबका जो है वो सबको सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ ये जो है वो मुतालबा करती आ रही है जब से ये वाक़या हुआ है कि अगर कौम को आपने मुत्तहिद करना है, कौम को आपने यकजा करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान ख़ान को बाहर निकाला जाए, इमरान ख़ान को रिहा किया जाए। अब हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर क्या सोचती है, क्या उसका रिएक्शन है, क्या उसका रद्दअमल है, मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि जब से ये वाक़या हुआ है तब से और अब तक की जो सिचुएशन है, दुनिया का रिएक्शन भी आ गया है, रद्दअमल भी आ गया है, दुनिया की सोच बदली हुई भी नज़र आई है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो इंडियन मीडिया की सोच नहीं बदली। पूरा इंडिया नहीं, सिर्फ मैं बीजेपी को कह रही हूँ, उनकी जो हिंदुत्व जो उनकी एक सोच और रवैया है वो नहीं बदला। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कि आप ये कह सकते हैं कि जो जंग का एक ख़तरा है वो टला नहीं अभी तक? जी हाँ, देखिए, जंग का वैसे तो खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जंग उसी वक्त लगती है जब कोई ऐसे लोग हुकूमत में हों जो अपने दिमाग से आरी हों। आप देखें कि दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर की जो हाई हेडेडनेस थी और उसके अंदर 6 से 7 करोड़ लोग लुक़्मा अजल बने और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए। शुरू में लोग आज तक उन असरात से निकल नहीं सके, अभी तक उससे नहीं निकल सके। तो इसलिए अभी ये हिटलर सानी है साउथ एशिया में, तो इसका कोई पता नहीं। वरना ये कोई बात है कि आप वार हिस्टीरिया और जंग की धमकी दे दें कि हम दूर तक जाएंगे, हम अंदर तक जाएंगे। आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में कहा कि चीख चीख के सारी दुनिया पाकिस्तान कह रहा है। हमने मजम्मत की इस बात की। हमारे मजहब के अंदर आप ये देखें कि इस्लामिक तारीख इसकी गवाह है। दिफा के लिए सूरह किताल नाज़िल हुई और इसमें ये भी फिर कहा गया कि एक इंसानियत, एक बंदे का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और ये सच्ची बात है। बेगुनाह लोगों को अगर हम ईमान रखें तो हम तो कहते हैं कि एक बंदे का कत्ल किया। बिल्कुल, लेकिन जनरल साहब देखिए ना, दुनिया भी जानती है, इंडिया भी बखूबी जानता है कि पाकिस्तान भी जो है वो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान के पास भी जदीद इस वक्त टेक्नोलॉजी है। तो इसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि अदराक है नहीं इंडिया को, या करना नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे दोनों तरफ से अगर कुछ ऐसा हुआ, जाहिर है इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, तो फिर कहीं भी कुछ बचेगा नहीं। क्या इंडिया में ऐसा अदराक नहीं है? देखिए, अदराक नहीं है सिर्फ मोदी को और आरएसएस के हिंदुत्व फिलॉसफी वाले जो लोग डाई हार्ड हैं, जो पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते या वो मुसलमानों के पास जुल्म करते हैं, लेकिन नीचे मिलिट्री लीडरशिप को भी अदराक है। आप देखिए, आप उनके एयर चीफ का बयान देखें, बड़े रियलिस्टिक है। वो यही कहते हैं कि
हमें अगर राफेल लिए हैं तो हमें 4-5 साल तो इनको चाहिए होते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको अंडरस्टैंड करना, इनकी ट्रेनिंग करना। अगले 4 सालों में तो 75% इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियन रिटायर हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर सेंसर हैं, रेडार्स हैं, नाइट विजन है, कंप्यूटराइज्ड हर चीज है, पीआर सिस्टम लगा हुआ है। ये इट इज नॉट ए जोक इन अ बैटलफील्ड एनवायरनमेंट। आप ऊपर उड़ा के देखें, $9 बिलियन आपने खर्च किए 36 जहाजों के ऊपर। तो ये है, तो अदरा नीचे है। इवन दिस टाइम जो सिल्वर लाइनिंग है वो इंडिया की पब्लिक को भी काफी हद तक लोगों को अदराक है, जो अंदर भी कह रहे हैं, और उनके जर्नलिस्ट भी जो बहुत से ऐसे सीरियस लोग हैं वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इंडिया का अपना जो सही बात कर रहे हैं वो उसको तो मंजर से हटाते ही जा रहे हैं ना। सर्विंग जनरल्स को वो ओहदों से हटा रहे हैं। जो सही बात कर रहे हैं उसका यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट की निशानी है। मुस्लिम लीग नून कितना फख्र महसूस करती है आज, जब 98 में जब धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए, तो आज जब ये सिचुएशन है और हर 4-5 साल के बाद मोदी सरकार ने ये ड्रामेबाजी, ये प्रोपेगेंडा करता है, तो कितना फख्र महसूस करती है नून लीग जब नवाज शरीफ साहब ने ये सारा स्टांस लिया। नून लीग का तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग फेदर इन द कैप ऑफ द लीडरशिप नवाज शरीफ साहब। और उस वक्त की डॉक्टर्स जितने थे, डॉक्टर एक्यू खान, और जितनी मिलिट्री लीडरशिप और पूरी नेशन का क्रेडिट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आप देखें कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर का जो दौड़ है वो इंडिया ने शुरू की, उसका हमने तोड़ निकाला। मिसाइल की दौड़ शुरू की, मिसाइल का तोड़ निकाला। अभी राफेल का करा के कि ये अभी तो घुस बैठ के हम ये कर देंगे, वो PN-15 का उनको डर लग गया। उसको उसके लिए आप ये देखें, तो ये अगर हमारे पास न्यूक्लियर की ना होती और नवाज शरीफ साहब उस अपने दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ये ना कर गुजरते, तो ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूँ इंडिया उसी वक्त धमकियां दे रहा था कि हम इनकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ये फिर आपको मालदीव, भूटान और श्रीलंका की तरह वो समझना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हमें फख्र है अपनी इसके ऊपर कि हमारी न्यूक्लियर, और इसके ऊपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर किसी की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है जिनको हम सैल्यूट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है जनरल साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिम्मेदाराना एक हुकूमत होने का एक सबूत दिया है, गैर जानिबदार न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफ़र की है, दहशतगर्दी की मजम्मत की है, क्योंकि हम तो ख़ुद एक अरसे से दहाइयों से विक्टिम हैं। हम तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम तो ख़ुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम तो ख़ुद अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि अपनी ज़मीन को रोको, आपकी ज़मीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है। तो बात यह है कि इंडिया के साथ अगर ऐसी सिचुएशन अभी हम डिफ्यूज़ तो करना चाहते हैं, तो बैकडोर चैनल के ऐसी डिप्लोमेसी हो कि सारे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो। ये बिल्कुल ठीक बात है ना। देखिए, गुड सेंस मस्ट प्रिवेल। जो दुनिया इस बात की गवाह है कि यूक्रेन रशियन वार में कितनी तबाही हुई और कितने लाखों खा लोग मारे गए, घर तबाह हो गए। गाजा के अंदर आप देखें कि उस जंग में क्या होगा। तो क्या अभी इस मॉडर्न जंग में यहाँ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जहाँ सुपरसोनिक नहीं है, हाइपरसोनिक आपके पास मटेरियल है। इसमें जंग की बात करना तो एक पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं है। तबाही मतलब इसमें कोई भी विनर नहीं है, विन विन सिचुएशन नहीं। और दैट इज वाई कि अल्लाह का करम है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ना होता अगर इंडिया ऐसे ना करता और वो कश्मीरियों को उनका राइट दे के हमारे साथ अपने मसाइल को दोस्ती की हद तक रखता, और हम साउथ एशिया में सार्क के लेवल के ऊपर। आपको इस सारी एक्सरसाइज के पीछे सिर्फ बिहार के एक इलेक्शन का एक मोटिव समझ में आता है या कुछ और भी वजूहात हैं? देखिए, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। यानी इंडिया की जो मोदी है, मैंने इससे पहले भी कहा है, उसकी सियासत और हिंदुत्व की और ये RSS की सियासत इज बेस्ड ऑन एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट। और वहाँ बिकता है, बहुत बिकता है। ये एक स्लोगन होता है जी। और ये गुजरात में भी उसकी कामयाबी का यही बेसिक चीज थी। मुसलमानों को मार के भी वो बहुत बड़ा शहजादा बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। वरना जिस बंदे के हाथ 2000 मुसलमानों, बेपनाह मुसलमानों के खून से रंगे हुए हों, उसको एक कितने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना कभी जायज बात है। लेकिन ये एंटी पाकिस्तान हेट्रेड और एंटी आपके पास जो माइनॉरिटीज हैं, इवन क्रिश्चियन के मणिपुर में
तकरीबन 80 क्रिश्चियन को हिला किया और 300 उनके चर्चेस जलाए। खालिस्तान का आप देख ले, उनके पीछे कनाडा और अमेरिका के अंदर तक गए और पाकिस्तान में भी वो क्लेम कर रहे हैं। कम्युनिटी चाहे वो भारत में है या दुनिया के किसी भी कोने में, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। और देखें, और वो वेरी राइटली, वो ये नहीं कि पाकिस्तान से उनकी कोई खास मोहब्बत है, वो जेन्युइन लोग हैं। उनके साथ गोल्डन टेम्पल में उन्होंने क्या किया, खालिस्तान वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें आजादी, वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में वो एक पूरा रेफरेंडम करा रहे हैं। तो इनको उनके साथ अपने मसाइल को हल करें। उधर असमी है, मणिपुर है, मिजोरम वाले हैं, मॉइस्ट हैं, आपके नक्सलाइट्स हैं, नीचे तामिल्स के साथ है, आप श्रीलंका में भी इन्वॉल्व ये रहे, आप मालदीव के अंदर भी गुश्तबाजी की, कतर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी, अमेरिका के अंदर करना चाहे, और पाकिस्तान के अंदर तो थ्रू आउट कुलभूषण यादव जैसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इंडिया किस मुंह से ये वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है? बैठ के बात होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने सजेस्ट की है। बैठ के बात कैसे हो? आप देखें ना, ईरान भी सालसी की पेशकश कर रहा है, टर्की भी कर रहा है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने इंडिया भी जाना है। तो यही वो ममालिक हैं जो इंडिया को समझा सकते हैं, बात टेबल पर लाने पर मजबूर कर सकते हैं। ज़ाहिर है जंग मसले का हल नहीं है, टेबल पर बैठना पड़ेगा, बात होगी। तो ये सालिस ही किरदार अदा करेंगे। ईरान क्या रोल प्ले कर सकता है, चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है? या देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। देखिए चाइना का भी, ऑल्दो हमारे आयरन क्लैड वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके $100 बिलियन की ट्रेड वगैरह की रिलेशनशिप भी इंडिया के साथ है। तो इंडिया को ये समझना चाहिए कि अगर चाइना भी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं, जब ये तफ्तीश नहीं कर लेते उस वक्त तक आप ना आए। इवन रशिया, आई एम श्योर के रशिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है। आई डोंट थिंक सो कि रशियन भी उनको एडवाइस करेंगे कि ये जंग शुरू कर दें और इससे आपका फायदा होगा। आपने इकोनॉमिकली अगर प्रॉस्पर करना है तो आपको चाहिए कि साउथ एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें। यूएन के चार्टर हैं, यूएन के रेजोल्यूशन है, जेनेवा कन्वेंशंस है, और अभी आप कश्मीरियों पर लेके उनके घरों को बम ब्लास्ट से 8-10 घरों को उस तरह उठा दिया और बहुत से 2000 कश्मीरी नौजवानों को अरेस्ट कर लिया। तो ये कि आप उधर मोहब्बत के बीज बो रहे हैं या नफरत के बीज बो रहे हैं? और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं, वो उनकी एक स्टैंडिंग है, वो बड़ी लड़खड़ाती हुई सी नजर आई कि हाँ कोई ऐसा रिएक्शन ना दे जिससे बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो जाए, जिससे ये तासुर मिला कि वो चाहते हैं कि हाँ फेस सेविंग भी मिल जाए इंडिया को, कुछ ऐसा कर दे जिससे बड़ा नुकसान ना हो। ये आपको इसकी क्या आपको समझ में आती है? देखिए, इसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे बैठे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान जो अनमोगिब के लोग हैं, आप उनको बताएं, इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर इसमें कोई बाहर का कंट्री इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उन पे सैंक्शन लग सकती हैं। ना कि ये आप कहें कि जंग हम शुरू करने लगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। इंडिया ने पहले भी पूरी एफर्ट की FATF रखने की, और अब वो साबित हुआ। और क्या ये दोबारा उस सिचुएशन में तो नहीं पाकिस्तान जाएगा? FATF, फिर आपको पता है उसका रिव्यू है, FATF फिर IMF है, ये दोबारा मुश्किलात तो नहीं खड़ी होंगी पाकिस्तान के लिए? नहीं, देखिए अल्लाह ना करे ऐसे हो, बिकॉज पाकिस्तान इज द वर्स्ट हिट। मतलब है टेररिज्म के अंदर जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, दुनिया के किसी मुल्क का भी आप देख लें कि इस तरह अंदर जाके वेस्टर्न बॉर्डर्स के अंदर से, और उसके सबूत अब आपके पास मौजूद है। कराची में एक इमाम बारगाह पे एक वाइट कार ने एक नंबर के साथ पहले गोलियां बरसाई, फिर उसी कार ने 2 महीने के बाद मस्जिद पे। और आपको पता है कि कराची की हमारी पार्टी के बहुत से लोग ट्रेनिंग लेते रहे वहां जाके, और इन्होंने तो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की ऐसी फिजा को किया, हर फॉल्ट लाइन बनाने की कोशिश की और इसको एक्सप्लॉइट, सेक्टेरियनिज्म। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सूबाइयत की बात, बलूचिस्तान का मामला सबके सामने है। वो जो इनका BLA का था शाजिया असलम, वो उनकी बेस कंधार में होती थी सारों की। जब ये NATO वाले उधर थे और इंडिया का तोती बोल रहा था, उसको जख्मी हुआ तो उसको जहाज से इवैक्यूएट करके
इंडियन एक हॉस्पिटल में उसका इलाज किया और फिर वो वापस आया और उसकी डेथ होगी गालबन। तो मकसद ये है कि इन्होंने तो, इनका तो कौन से मुंह के साथ, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, जमहूरियत का नाम आप लेते हैं, अमन पसंदी, आप यूएनओ के मेंबर हैं, जेनेवा कन्वेंशनों पे आपने साइन किए हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, फिर आप पानी की बात करते हैं कि हम तो आपका वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी वो खत्म कर देंगे। मेरा मतलब है ये कौन कर सकता है? दुनिया में लोअर रेलियंस जो है उनके राइट्स है। हमारे ये दरिया जो इन्होंने टोटल बंद भी किए हुए हैं ना, ब्याल, सुतलज और रावी, वो रेत का ढेर नहीं बन सकते। बिल्कुल, वो बैनुल अक़वाम जो कवानीन है जो क्लाइमेट चेंज के, वो कहते हैं कि फ्लोरा एंड फौना वो अलाइव रहे, ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब ना हो, एनिमल्स लाइफ डिस्टर्ब ना हो, स्ट्रीम्स चलती रहेंगी। ऊपर आप जहाँ इजाजत मिले आप अगर कोई डैम बनाना चाहिए बनाएं, लेकिन पानी इतना छोड़े कि नीचे डेजर्ट ना बन जाए। उन्होंने वहां भी किया, ये दे आर वायलेटिंग दैट। जनरल साहब, एक ऐसी सिचुएशन में, जब किसी मुल्क में ऐसी सिचुएशन होती है तो तमाम सियासी जमातों का, कौम का इकट्ठा होना, मुत्तहद होना, पाक फ़ौज के पीछे खड़े होना, सपोर्ट बनना, उनकी आवाज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त भी कौम को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, जो कौम है, जो हमेशा रही है तमाम इख्तलाफात भुलाकर। जहाँ तक बात है सियासी जमातों की, तहरीक इंसाफ एक मौक़िफ़ अपना रही है कि इस वक्त इतना नाजुक एक मुल्क पर टाइम है, इस सिचुएशन में इमरान ख़ान को बीच में बिठाए बग़ैर कोई बात हो नहीं सकती है, उनको भी एतमाद में लें। वो तो कहते हैं तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान ख़ान है। तो ऐसी सिचुएशन में सारे इख्तलाफात भुला के डू यू रियली थिंक कि जो उनका मुतालबा है कि इमरान ख़ान को बिठाएं, बाहर निकालें, बात करें, उनको भी एतमाद में लें, ये जायज़ मुतालबा है PTI का? देखिए, दो इश्यूज में, पहली बात तो मैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का चूंकि प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उनकी तरह वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है और दे आर रेडी टू गो टू द फ्रंट लाइन टू फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स जहाँ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और सब कुछ है, वो अल्लाह की तरफ से साथ खड़े हैं। और कौम की यूनिटी की जो मिसाल अभी कायम हुई है, ये एक बड़ा हवा का ताज़ा झोंका है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान साहब का, मैं ये कहता हूं कि देखिए, उनको अगर सियासी हुकूमत कहे कि बाहर निकल आए तो इसका मतलब है कि वो सियासी कैदी हैं। अगर उनके अदालती केसेस हैं तो दे शुड रेफर टू द कोर्ट्स एंड कोर्ट्स को उनको करना चाहिए। आई विश के एवरी वन लीडर इज प्रेजेंट और जो हमें स्ट्रेंथ दे सकता है वो मुल्क के बाहर हो और वो पाकिस्तान की फलाह के लिए और कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन ये कि आप चाहते हैं PTI ऐसी को पिटीशन लेके, ऐसी को दरखास्त लेके अदालत जाए कि फौरी उसको सुना जाए? देखिए, उसका फैसला अदालत ने करना है और अदालत को जरूर इंसाफ देना चाहिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं, हर तरफ एक खदशा है कि कहीं जंग ना छिड़ जाए। जंगी तैयारियां की जा रही हैं, फ़ौजी जवान मोर्चों पर सीना ताने खड़े हैं और पूरी कौम दिफाए वतन के लिए एक आवाज़ बन गई है। कोई सियासी तफरीक नज़र नहीं आती, लेकिन एक मकबूल लीडर का जेल में होना और ऐसे नाजुक वक्त पर उसका मुशावरत का हिस्सा ना होना, ये एक थोड़ी बदमज़गी तो पैदा करता है। हालांकि ये वक्त सियासत का तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसे वक्त में इख्तलाफात को हवा देना कौमी मफाद में है या फिर वाकई ही जेल में कैद इमरान खान को कौमी सलामती के लिए मुशावरत में शामिल करना नागुज़ीर है? ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि PTI का ये मानना है कि इन जंगी हालात में हम फ़ौज के साथ हैं, रियासत के साथ हैं, मगर इस हुकूमत के साथ नहीं हैं। PTI का ये मौक़िफ़ जंगी हालात में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर PTI और हुकूमत के दरमियान ज़ाहिर एक तनाव को ज़ाहिर करता है। अब हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए जहाँ
कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है। वहीं ये ख़बर भी आती है कि कौमी सलामती पर अस्करी और हुकूमती अहदेदार जो हैं तमाम सियासी जमातों को वो ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, जिस पर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान के बग़ैर कौमी सलामती पर मुशावरत को अधूरा करार दिया है। वो ये कह रहे हैं, बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को मुशावरत में ऑन बोर्ड लिया जाए। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हालात में जहां अक़वाम मुत्तहिदा, चाइना, टर्की समेत जो दूसरे अरब दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान से राब्ते में हैं, वहां अपोजिशन का ये कहना है कि हम रियासत के साथ हैं लेकिन हुकूमत के साथ नहीं। क्या ये दुरुस्त रवैया है PTI का? क्योंकि PTI इन दिनों जो भी हुकूमत पर तनकीद करती है वो जंगी जुनून में जो मुब्तला भारतीय मीडिया है वो हेडलाइंस की सूरत में पेश करके प्रोपेगेंडा बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान की तो सियासी जमातों में इत्तफाक नहीं है। सवाल ये है कि PTI का कौमी यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा क्या खुलूसे नीयत पर मबनी है या फिर सिर्फ केसेस और सियासी तन्हाई से निकलने का एक बहाना है या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं? जंगी हालात में तो कौमी इख्तलाफात भूल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो PTI की तरफ से इख्तलाफी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े नहीं हैं? पॉलिसीज़ तो हुकूमत ने बनानी है। दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे से ये ख़बरें भी गर्म हैं कि PTI के बैक चैनल राब्ते बहाल हो चुके हैं और अगर सब ठीक रहा तो इमरान खान जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का ये मानना है, वो 2 रोज़ पहले जब हमारे प्रोग्राम में थे उनसे ये सवाल हुआ PTI के बैकडोर राब्तों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई राब्ते नहीं चल रहे हैं, ना उनकी रसाई उस लेवल तक है जहां से मामलात को हल होना है। क्या कहा उन्होंने कल मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने, ज़रा सुनिए। आप कह रहे हैं कि जिस लेवल से इनको रिलीफ मिलना है या बातचीत होनी है उस लेवल तक रसाई नहीं है किसी की, बशमूल गंडापुर हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, वहाँ तक रसाई नहीं है इनकी? नहीं, बिल्कुल इनकी एक ख़ास लेवल तक, एक ख़ास बंदे तक इनकी रसाई है। वहीं पे जो है वो कुछ झूठ बोल के, कुछ झूठ सुन के ये वापस आ जाते हैं और उसी कहानियाँ बनाते रहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने कल ये भी कहा कि मामलात हल करने के लिए PTI को बात तो सियासी जमातों से ही करना पड़ेगी, मगर इमरान खान सियासी बातचीत से इनकारी हैं। मौजूदा सूरत हाल में PTI की क्या स्ट्रैटेजी है? इतनी कन्फ्यूजन क्यों है कि हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज के पीछे हैं, इस हुकूमत के साथ नहीं है? तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? मैं बात करूँगी, मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। भच्चर साहब, ऐसे नाजुक मौके पर, ऐसे हालात में क्यों आप लोगों के बयानिए में ये कन्फ्यूजन है, ये तजाद है कि फ़ौज के साथ हैं, इस हुकूमत के साथ नहीं है? बड़ी कन्फ्यूजन है इस स्टेटमेंट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनकी आप खुद संजीदगी देख लें कि अगर ये कोई APC टाइप या कोई इस किस्म की ये सिक्योरिटी काउंसिल ये को बुला रहे हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा है इतने नाजुक मौके पे? इसमें आपको इनकी संजीदगी खुद नजर आ जाएगी कि ये कितने संजीदा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने आज दिन तक ये गौर किया कि शरीफ फैमिली से कोई स्टेटमेंट आई है इंडिया के खिलाफ? कतन नहीं आई। देखिए, DG ISPR के साथ बैठ के इतना तो कंडेम कर रहे हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फेस सेविंग की बात की तो मुंह काला कर देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम तैयार हैं। और कैसे कैसे उल्टे सीधे होके ये जवाब दें? क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं आपको मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ वगैरह की बात कोई अहमियत नहीं रखती इतने बड़े मामले में। उन्होंने तो कह दिया था कि हमारी को डर्टी करती रही है, को प्ले करती रही है, ये काम हम करते रहे। याद है उनके, तो आपको 10 दिन पहले और बयान था उनके, आप बयानों को छोड़ें। बात ये है कि जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात, कोई तगड़ी स्टेटमेंट आई है। दूसरी बात ये है कि हम रियासत के साथ खड़े हैं और रियासत ही सब कुछ कर रही है। इस वक्त रियासत ही लड़ रही है हिंदुस्तान के साथ। DG ISPR के साथ बैठ के अगर ये साथ बैठ जाते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कलीदी हैसियत है वो DG ISPR की होती है। इनको किसने पूछना है? तो पहले दिन से जो खान साहब की ट्वीट आई है, उस ट्वीट को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं हिंदुस्तान के मामले में।
अब रहेगी गवर्नमेंट की बात। देखिए गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव लेना था, इतना बड़ा वाकया हो गया तो इमरान खान से इतना डर है इनको कि इमरान खान को इनको तो चाहिए ये था कि जब हिंदुस्तान की तरफ से एक शर्मनाक ये इनको मिला था इंदिया इशारा के, वो शायद अपने मजमूम अज़ाइम में कोई वो कोशिश करे और वो कोई ये कोशिश करे कि अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे, इनको तो फौरन सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए था और सियासी जमातों के सरबराहों राना सनाउल्लाह साहब से मैंने पूछा था ना, वो कह रहे थे बिल्कुल बुलाएंगे, एपीसी हुई तो बुलाएंगे, पीटीआई को भी बुलाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? इमरान खान को जेल से बस ऐसे बाहर ले आए? बाहर बैठे हैं ना, चेयरमैन बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं बाहर, गंडापुर बैठे हैं बाहर, तो बात तो हो जाएगी पार्टी के लोगों से। इमरान खान का बाहर आना क्यों ज़रूरी है? वो तो अदालतों ने बाहर लेके आना है, हुकूमत ने थोड़ी लेके आना है। इमरान खान का बाहर आना इतना ही ज़रूरी है जितना इन्होंने उस वक्त भी तो जला वतन था नवाज शरीफ, जब ये इंग्लैंड में इनको इकट्ठा किया गया था, लंदन में इकट्ठा किया गया था और एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टीज को दिया था, तो उस वक्त भी तो पार्टी सरबराहान ही इकट्ठे हुए थे। तो आपने एनआरओ लेना है, एनआरओ लेना है आप नहीं, मैं और अर्ज करता हूँ, कोई पार्टी जो है वो अपने सरबराह के बगैर मुकम्मल नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये है हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े, लड़ाई करनी है मुसल्लह अफवाज नहीं। जो सर्जिकल स्ट्राइक खुदा न करे अगर कोई ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, पहली बात तो ये है कि इंडिया को बड़ी अच्छी तरह पता है कि न्यूक्लियर ताकत है पाकिस्तान, वो इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। अपनी इंटरनल फेलियर वो हमारे ऊपर थोप रहा है और इंटरनल फेलियर की वजह से मोदी का पहले भी यही होता है कि वो इंटरनल फेलियर जब उसको उसकी मकबूलियत कम होती है तो उसको पाकिस्तान का मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त हम रियासत के साथ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हमारी पार्टी उसके बाद फैसला करेगी। अभी तो हमारे ऊपर तो इन गवर्नमेंट के मुजालिम तो उसी तरह जारी हैं। चले ये इमरान फैसला आप लोगों ने क्या करना है इस मामले पे? तो आप लोगों को खड़े होना है ना साथ। इस मामले पे तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इख्तलाफ होना ही नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ तो आप साथ हैं ना, इस हुकूमत के साथ भी हैं। इंशाअल्लाह देखिए हुकूमत की तो पॉलिसी नहीं है ना शादी बीबी, हुकूमत की तो कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत जब को अपनी वाज़ेह पॉलिसी देगी, देखिए पीटीआई के खिलाफ या और चीज़ों पे ये सारे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्यों नहीं आता अपना नवाज शरीफ पाकिस्तान? इस वक्त जो सरबराह है इस वक्त वो है, वो पार्टी का सदर है। ख्वाजा आसिफ ने, डार साहब ने, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें वाज़ेह की थी, अगर आपने सुना हो। देखिए आप इस मामले की हिसासियत को समझें कि क्या ये लेवल इस किस्म का है। तारड़ तो बादशाह आदमी है, वो तो वो बंदे हैं जिन्होंने 24 नवंबर को कहा था कि 2 छांटे लगेंगे और सारे चले जाएंगे और उन्होंने बंदे मार दिए थे। सर गैर ज़िम्मेदाराना इनके बयानात हैं। तारड़ ने जो ट्वीट की थी 24 घंटों में जंग लग रही है, यानी जब तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसकी शहबाज शरीफ साहब ने भी तो जिम्मेदाराना एक रोल प्ले किया। इसका मतलब है हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसमें इदराक है कि जंग मसले का हल नहीं है, दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। उन्होंने तो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, विच इज़ गुड साइन, जो दोनों ममालिक के लिए, अवाम के लिए, इस खित्ते के लिए अच्छा है। और शहबाज शरीफ साहब क्या करें, जाहिर है इंडिया कुछ करेगा फिर तो जवाब देंगे। जी शहबाज शरीफ को वही जवाब देना चाहिए था जो उधर से मोदी धमकी लगा रहे थे। हमें भी पता है कि जंग मसलों का हल नहीं होता है, ये तो कोई नई बात नहीं कि शहबाज शरीफ ने को अगर नई बात करता तो हम उसका जवाब देते, लेकिन उनकी कमजोरी जाहिर हो रही है। शरीफ फैमिली इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज है और उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई इंडिया के खिलाफ। आप पूरा 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए पहलगाम के वाक़े का, मुझे एग्जैक्ट गालमन 22 को वो वाक़या हुआ है। शहबाज शरीफ का ताल्लुक मेरे ख्याल में शरीफ खानदान से ही है, वज़ीर आज़म है वो इस मुल्क के। मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी ये स्टेटमेंट कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं इस तरह करी जा सकती कि आप क्या निकलवाना चाहते हैं उनके मुंह से, नवाज शरीफ के मुंह से? ये निकलवाना चाहते हैं उनके मुंह से कि सारे बैठे, प्रेसिडेंट बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे, अपने उस प्रेसिडेंट को बुलाएं जो उनकी जमात का सदर है, जो चीफ मिनिस्टर है, चेयरमैन सेनेट है, इन सब ने आईनी ओहदों पे कब्जा किया हुआ है, बैठ के तो इंडिया के खिलाफ तगड़ी स्टेटमेंट दें। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि एक मिनिस्टर लेवल के लोग उनके, ये तो इसी तरह बात है कि ये कोई इलाकाई, ये कोई इंटरनल इलाकाई मामला है, ये कोई कच्चे के डाकुओं का मामला है।
कि जिस तरह ये गैर संजीदा बिहेव कर रहे हैं। डीजी ISPR का एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट, वो तो एक अलहदा चीज़ है। उनके साथ इस वक्त पूरी कौम खड़ी है, और वो मैं आपको ये भी बता दूं कोई इनकी वजह से नहीं खड़ी, वो अपनी अफवाज सही है। मुझे एक बात बताएं, APC अगर बुलाई जाती है, PTI को इनवाइट किया जाएगा, ये बात मेरे प्रोग्राम में राना साहब ने भी की, नून लीग के लोग ये बात करते हैं, तो क्या PTI उसका हिस्सा बनेगी? अब जिद पर कायम है कि जब तक इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे कोई किसी ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं होंगे, किसी सेशन का हिस्सा नहीं होंगे, APC किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे आप अनटिल अनलेस खान बाहर नहीं आता। तो व्हाई नॉट इमरान खान? इमरान खान जेल में है, इमरान खान पाकिस्तान की जेल में है, लंदन भाग के नहीं गया, सऊदी अरब भाग के नहीं गया। अगर खान साहब को बुला लेते हैं तो क्यों उसमें क्या हर्ज है कि पैरोल? तो नून लीग मशवरा दे रही है अदालत से रुजू करें कि कौमी सलामती का मामला है, एक बड़ा लीडर है जिसके पीछे एक बड़ी कौम खड़ी है जिसने लाखों वोट लिए हैं, ये मसला है, मसले की सेंसिटिविटी बयान करें, हसासियत बयान करें, ऐसी को पटिशन लेके जाएं। नून लीग का मशवरा दे रही है। अभी जनरल कयूम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी ये मशवरा दे रहे थे कि अदालत में जाए ना, वहाँ ये बयान करें कि उनको रिहा करें। देखिए, हम अदालतों में तो हम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती? शादी गवर्नमेंट इस मौके पे भी अगर इनके अंदर इमरान खान का खौफ है, अगर इनको एक शख्स ही भारी लगता है, यानी इंडिया के इस मामले में भी इनको इमरान खान, ये सवाल मैंने किया ना उनसे, तो वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ये सब कर देगी और बाहर ले आएगी तो कहेंगे देखा सियासी केसेस थे, सब सियासी तौर पर बाहर रखा हुआ था तो बाहर निकाल लिया, जेन्युइन केसेस होते तो कैसे इमरान खान बाहर आ सकता था, वो तो सारा अदालती मामला था। तो आप लोग भी तो कहीं बख्शेंगे नहीं ना। देखिए, हम को इमरान खान का ये कह रहे हैं कि उनके केसेस माफ करें, हम तो कह रहे हैं कि APC अगर बुलाते हैं तो खान को APC में लेके जाएं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लें, ये कह रहे हैं पैरोल पे। APC के लिए तो यही होना है ना जी। बाकी खान साहब की रिहाई तो इंशाअल्लाह ताला, देखिए खान साहब को अंदर तो नहीं रख सकते, बेसलेस केसेस हैं, उनकी बीवी पे बेसलेस केसेस हैं, उनकी बहनों पे जुल्म कर रहे हैं, भाई को नहीं, 6 हफ्ते हो गए भाई को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इससे बड़ा ये फंडामेंटल राइट लोगों के इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिए। उधर से ये कहते हैं कि हम इधर हिंदुस्तान से कौम इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ खड़ी होकर जंग लड़। कौम शादी अभी भी इस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। तो उसी मुसल्लह अफवाज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल राब्ते चल रहे हैं आपके? देखिए, बैकडोर चैनल तो नहीं कह सकते, तो राब्ते तो देखिए हमारे राब्ते तो हर वक्त इदारों के साथ होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि राब्ते पाकिस्तान के इदारे हैं, को राब्तों में कोई कबात तो है नहीं। आप देखिए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उस लेवल तक नहीं है, जिस लेवल से रिलीफ मिलना है या जहाँ सुनवाई होनी है ना, वहाँ तक रसाई नहीं है आप लोगों की, किसी की भी नहीं है, ना चेयरमैन की है ना वज़ीर आला KP की है। वहाँ उस लेवल तक तो आप पहुँचते ही नहीं है, पहुँच सकते नहीं है। देखिए, राना साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन बात यह है कि मेरे ख्याल में उनको कुछ अंदाजा नहीं है। गौर खान साहब तो सबके सामने मिल आए हैं आर्मी चीफ साहब से। गौर खान आर्मी चीफ से मिल के आए हैं को महीना जो पहले, आपको भी पता है। वो को बैकडोर चैनल तो नहीं था, सबके सामने मिल आए। और कोई आर्मी चीफ ने गौर खान साहब से कोई सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में तो बात नहीं की होगी, यही सियासी बात ही हुई होगी ना जी, जो भी हुई है। तो वो तो बात गलत हो गई कि हमारे राब्ते नहीं है या हमें ऊपर मिलता को नहीं। वो तो जिस वक्त चाहे खान साहब तो सुबह चाहे तो बाहर आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि खान साहब शरायत नहीं मान रहे। खान साहब तो मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि खान साहब तो उनकी बातें मान ले तो सुबह बाहर आ सकते हैं। ये तो इनको पता भी नहीं किसी को चलेगा कि खान साहब, उन्होंने किसी से पूछना भी नहीं है। खान साहब तो क्योंकि रूल ऑफ लॉ पे वो हैं, क्योंकि अभी जंग का है तो हम उस चीज़ पे आजकल ये बात जरा पीछे चली गई। अदरवाइज खान साहब तो देखें पहले दिन से खान साहब जिस बात पे उसी बात पे बैठे और जेल में सजा भुगत रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।